नमस्कार। जनपक्ष में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम सुबह सुबह 11 बजे के इस विमर्श में हम उत्तर प्रदेश के समग्र सुनियोजित विकास पर जो समाज की चिंता है, जन आंदोलन कर रहे संगठन के लोगों की चिंता है, जो चिंता है समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की, किसान की, मजदूर की, उसको हम लगातार विमर्श के अपने केंद्र बिंदु में रखते हैं। आज एक खबर जो है, अभी लोकसभा राज्यसभा का हमारा सत्र चला, उसमें एक खबर जो है वायरल हुई, एक लेख वायरल हुआ, एक टिप्पणी वायरल हुई और उसके आधार पर सदन में सवाल भी उठा छोटे राज्य के गठन का। उसके बाद एक सवाल उठा कि क्या उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कर करके भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा निर्णय, एक बड़ा राजनीतिक दांव खेल सकते हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि छोटे राज्यों की पक्षधर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। वर्तमान सरकार ने भी छोटे राज्यों का गठन किया है। उसी के साथ साथ समग्र विकास को सुनियोजित तरीके से करने के लिए, क्योंकि आजाद भारत में इस बात को अगर नकारा जाए कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो ये कोरा झूठ होगा। डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट जनता को जो चाहिए वो सुनियोजित रूप से नहीं हुआ है। और डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन आवश्यक है, कितना आवश्यक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्या एक बड़ा राजनीतिक निर्णय दांव उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन लेकर के मामले में लेकर के अब मन बना चुका है। 2022 के चुनाव के पहले या 24 के पहले क्या वो इसको करेगा, इसको हम आज समझने के लिए हमारे साथ तमाम लोग सुनेंगे। अभी हमारे साथ विमर्श में अनुज राही सुल्तानी जी पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन के केंद्रीय अध्यक्ष और जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एडवोकेट आपको राजनीतिक विश्लेषक बतौर राजनीतिक अनुज राही जी आपका और साथी जुड़ेंगे बुंदेलखंड से और दिल्ली से। उनकी बातों का विश्लेषण करने के लिए हमने आज जोड़ रखा है। अनुज जी, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहता हूं, अभी जो मैंने दो बिंदु लिखे थे के अलावा मेरा पहला सवाल यह है कि जो विकास डेवलपमेंट हुआ उसकी वास्तविक किरण पूर्वांचल में क्यों नहीं पहुंची? दूसरी का जिम्मेदार आप और जन आंदोलन के लोग किसको मानते हैं? जी नमस्कार सभी को। जय पूर्वांचल जी। जी अरविंद जी, आपने बहुत अच्छा जो है बिंदु उठाया कि जो अभी तक पूर्वांचल में विकास की किरण नहीं पहुंची उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? तो देखिए, जहां तक किसी क्षेत्र विशेष के विकास की बात आती है तो हम लोग आज चर्चा ही करने बैठे हैं समग्र विकास और संतुलित विकास के संदर्भ में। तो जब किसी क्षेत्र विशेष के विकास के संदर्भ में बात आती है तो उसके लिए सरकारी नीतियां बहुत कुछ जिम्मेदार होती हैं कि क्या सरकार की नीतियां उस क्षेत्र विशेष के विकास के लिए सहायक हैं या नहीं। तो जैसा कि देखने में आया कि पिछले 70 सालों में भारत की आज़ादी के बाद भारत में शुरुआती दौर में जब 14-15 राज्य थे उनसे बढ़कर के 28 राज्य हुए, नवीन राज्यों का गठन हुआ। इसी को दृष्टिगत रखते हुए कि जो असंतुलित विकास है, जो बहुत से क्षेत्र है जो विकास से अछूते हैं, उनका विकास कैसे हो, तो उनको अपनी एक राजनीतिक पहचान, एक आर्थिक पहचान दी जाए। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, पूर्वांचल के संदर्भ में बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश शुरू से भारत का सबसे बड़ा राज्य रहा जनसंख्या की दृष्टि से खास तौर से, और क्षेत्रफल में भी इसका विस्तार काफी ज्यादा है। तो जब इतना बड़ा प्रदेश रहा शुरू से, तो ये जाहिर सी बात थी कि एक राज्य व्यवस्था का प्रदेश के कोने में ध्यान पहुंच पाना, चाहे विकास की दृष्टि से, चाहे कृषि की दृष्टि से, चाहे पर्यटन की दृष्टि से, चाहे औद्योगिकरण की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से पहुंच पाना संभव नहीं रहा। तो और जो है जब इतना बड़ा प्रदेश रहा तो कहीं ना कहीं जो है जब इसको संभालना है तो जो भी सरकारें आएंगी उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी एक क्षेत्र विशेष पर फोकस रहा। वो कभी कोई सरकार आई उसने पूर्वांचल के कुछ जिलों पे फोकस किया, कभी कोई सरकार आई उसने
पश्चिम के या दक्षिणी इटावा और आसपास के जिलों पर फोकस किया, किसी ने नोएडा क्षेत्र पे फोकस किया। लेकिन इतना बड़ा प्रदेश होने के नाते कभी किसी सरकार के लिए संभव नहीं हो पाया कि वो इतने बड़े बड़े प्रदेश को संतुलित रूप से, समग्र रूप से विकास की ओर ले जा सके। तो इसमें जो है सरकार की नीतियां भी जो है जिम्मेदार रही कि उन्होंने पूर्वांचल की उपेक्षा करी, पूर्वांचल के विकास पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पूर्वांचल को दलालों के भरोसे छोड़ दिया, सत्ता के दलालों के भरोसे, और जो है उत्तर प्रदेश की विशालता भी इसके पीछे एक विशेष कारण है। जी लेकिन जो विविधता भरा हुआ इलाका है, पूरा उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिम बागपत से लेकर के बलिया तक, तो उसके विकास के तो बड़े बड़े दावे जो है सरकारों ने अभी तक किया है और लगातार सरकार इन दावों को करती रहती है। अनुज जी, सरकार के दावों में कोई कमी हमको आपको नहीं है, तो ये सरकार का कौन सा जब इतने बड़े प्रदेश की बात है और कोई भी सरकार जो है किसी एक क्षेत्र विशेष से वोट लेकर के या सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं आ सकती, उसको पूरे प्रदेश से जो है वोट चाहिए, पूरे प्रदेश से सीटें चाहिए, तभी वो उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज हो सकती है। तो विकास के वादे तो निश्चित है कि किए जाते रहे और किए जाएंगे और होते रहे। लेकिन अगर हम वास्तव में विकास की बात करें तो आप अगर पूर्वांचल क्षेत्र की बात करें तो अगर हम बड़े उद्योगों के संदर्भ में लें तो एक जो है वाराणसी का DLW जो कई दशक पहले बना, और एक जो है गोरखपुर की फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो फिर कई दशकों से बंद पड़ी। अगर हम उद्योगों में बात करें तो बड़े उद्योगों में इसके सिवा जो है पूर्वांचल तक कुछ नहीं पहुंचा। अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो जो है उत्तर प्रदेश सरकार का PGI लखनऊ में स्थापित हुआ, उसके बाद केंद्र की योजना के तहत उत्तर प्रदेश को एक एम्स मिला, वो भी केंद्रीय क्षेत्र में अवध में जो है रायबरेली में स्थापित हुआ। पूर्वांचल को स्वास्थ्य सुविधाओं में कुछ जो है नहीं मिला पिछले 7 दशकों। बड़े बड़े वादे किए जाते रहे। अभी पिछली सरकार में भी एक मेट्रो का लखनऊ मेट्रो और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को दिखा करके पूरे प्रदेश से वोट लिया। केवल विकास के नाम पर लखनऊ को मेट्रो मिली और लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे मिला, इसको देख करके बलिया में बैठा हुआ व्यक्ति भी वोट दे दे। तो ऐसा छलावा और ऐसी उपेक्षा, ऐसा भेदभाव होता रहा। और रही बात यह है कि वोट लेना है तो वादे होंगे, बड़े बड़े होंगे, होते रहे। अच्छा, अब हमारे साथ विमर्श महोबा फतेहपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रवीण पांडे जी जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष हैं बुंदेलखंड राज्य समिति के। प्रवीण जी, आपका स्वागत है जनपद के इस विमर्श में। अभी हम विमर्श की शुरुआत करते हुए हमारे मस्तिष्क में आया कि पूरे उत्तर प्रदेश के सारे इलाकों में अलग अलग जो हमारे अंचल हैं उनमें विकास क्यों नहीं हो पाया अभी तक। विकास हुआ वो टुकड़े टुकड़े में हुआ, सारे, और हमारे लोगों को बाहर रोजगार क्यों नहीं। का पूर्वांचल की स्थिति का ब्यौरा जो है अनुज राही जी ने दिया, क्योंकि पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन के अध्यक्ष हैं। आप बुंदेलखंड राज्य समिति के आप अध्यक्ष हैं। प्रवीण जी, बुंदेलखंड में तमाम प्राकृतिक संपदा है और अवसर है, बुंदेलखंड का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। अभी आपने कल एक बहुत अच्छी वीडियो बुंदेलखंड के नैसर्गिक सौंदर्य को और वहां पर पर्यटन की अपार संभावनाओं को दिखाता हुआ एक शेयर किया, बहुत वो अच्छा लगा। बताइए कि बुंदेलखंड के पिछड़ेपन, उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो बुंदेलखंड है, उसके पिछड़ेपन का दोषी आखिर किसे माना जाए? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने मुझे समय दिया। आज वर्तमान केंद्र और प्रदेश सरकार जिस व्यक्ति के प्रेरणा पर चल रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आज उनकी जन्म जयंती है, तो उनको नमन करते हुए आज मैं केंद्र और प्रदेश सरकार को याद दिलाना चाहता हूं, दीनदयाल जी ने अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने की बात की थी, लेकिन केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने वाले हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र ने 100% सीटों पर दोबारा सांसद चुनकर मोदी जी को मजबूत करने का काम किया है। बुंदेलखंड के लोगों का जो विश्वास मोदी जी के प्रति था, अभी तक कुछ ऐसा उन्होंने करके दिखाया नहीं है। बुंदेलखंड राज्य तो 1955 तक था ही, इसको तो 2 भागों में जो है बांटने का काम तत्कालीन नेहरू जी की सरकार ने किया था।
बुंदेलखंड आज राज्य की मांग तो एक अधूरी, हम लोग को जो तोड़ दिया गया उसको जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बांटकर हमको शोषण जो करने का काम पिछले सरकारों द्वारा किया जा रहा है वो बंद किया जाए। अकूत प्राकृतिक संपदा संसाधनों से भरपूर ये जो क्षेत्र है उसको उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सभी राजनीतिक दलों की सरकारों ने लूटने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सांस्कृतिक नगरी के रूप में चित्रकूट में कामदगिरि पर्वत जो है उसमें हर अमावस्या को लाखों हिंदू आते हैं उसकी परिक्रमा करने के लिए। अब उस परिक्रमा स्थल को भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों में बांटने का काम सरकारों ने किया है। और जब इन लोगों ने हमारी धार्मिक संपदा को भी नहीं छोड़ा है तो इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। उम्मीद थी वर्तमान सरकार से, वर्तमान सरकार के 7 वर्ष पूरे होने वाले, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अब 2022 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो तरह तरह की ये लोग जो है घोषणाओं का दौर शुरू हो रहा है धीरे धीरे। कल ही मैंने देखा घोषणाएं की जा रही हैं। अटल जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री जब अटल जी थे, उन्होंने घोषणा की थी नदियों को जोड़कर सिंचाई व्यवस्था करने का काम। अटल जी के बाद मोदी जी को आए हुए 7 साल से वो प्रधानमंत्री स्वयं है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। अब रोजगार के बारे में बताता चलूं, यहाँ पे 1989 में एक बरगढ़ चित्रकूट में क्षेत्र है, वहां पे पत्थर पाए जाते हैं। वहां पे बुलेट प्रूफ पत्थरों के लिए एक फैक्ट्री बनाई गई थी, बरगढ़ चित्रकूट में आता है। तो 1989 से आज हो गया 2022। उसके राजीव गांधी जी ने उसकी नींव रखी, हजारों करोड़ रुपए उसमें लगा दिए, बिल्डिंग भी तैयार हो गई, फैक्ट्री बन गई, उसकी मशीनें बंदरगाह में जो है रखे रखे सड़ गई। बाद में सरकारों ने उनको नीलाम कर दिया। लेकिन राजीव गांधी जी के स्वर्गवास के बाद उनके 3 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन उन प्रधानमंत्रियों को भी उस फैक्ट्री की याद नहीं आई। तो किससे उम्मीद की जाए? जो सरकार अपने ही पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री की संकल्प को पूरी ना कर सकी, तो ऐसी सरकारों से क्या उम्मीद की जाए। उसके बाद यहाँ बांदा में एक कॉटन मिल थी, वो भी आज की डेट में बंद पड़ी हुई है। इसी प्रकार पेपर की मिल जालौन में थी। ऐसी छोटी छोटी बहुत जगह मिलें बनी हुई थी। और बरगढ़ की जो फैक्ट्री है उसको जो है एशिया की नंबर 1 फैक्ट्री बनाने की संकल्पना तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की थी, और उन्होंने बहुत अच्छे से प्रयास भी किया, लेकिन उनके जाने के बाद किसी को भी याद नहीं आई। जब उनकी सरकार को ही याद नहीं आई तो अन्य सरकारों से कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। तो मैं ये चाहता हूँ, हम बुंदेलखंड राष्ट्र समिति की यही मांग है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर बुंदेलखंड है और उसको कम से कम पुनः एकत्र करने का काम किया जाए। यहाँ जो बंटवारा किया गया हमें आपस में, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जो छलावा किया गया है, दोनों सरकारें लूट रही हैं, ये बंद हो। ये बुंदेलखंड राष्ट्र समिति की मांग है। जी बिल्कुल, इसीलिए देखिए हम लोग भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हो, जिससे सारे जो अंचल हैं, जो भौगोलिक से लेकर के सांस्कृतिक आर्थिक विरासतें सुरक्षित रहें। आशुतोष जी, अभी सारी बात आपने सुनी, पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन के लोगों की बात सुनी और बुंदेलखंड के लोगों की बात की। अभी हम अपने जो मुख्य प्रश्न हैं उससे पहले इन लोगों की जो टिप्पणियां आई, अनुज राही जी की और प्रवीण पांडे जी की, इन टिप्पणियों का क्या राजनीतिक और सामाजिक अर्थ निकाला जाए, क्या समझा जाए? जी, पूर्वांचल, पहली टिप्पणी जो आई थी राही जी की पूर्वांचल पे आई थी। पूर्वांचल के संबंध में कहना यह है कि वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह हुए। बाराबंकी हमारा जनपद जो है पूर्वांचल का द्वार कहा जाता है। पहले पूर्व में यहाँ पे अच्छी औद्योगिक स्थिति थी। 2 चीनी मिलें, एक बुलबुल में एक बाराबंकी में चल रही थी, एक कताई मिल सरकारी चल रही थी। आज की डेट में तीनों चीनी मिलें बंद हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि जो पूर्व में स्थापित औद्योगिक स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति इसमें पूर्वांचल की हो गई है। और जहाँ तक विकास की बात है तो विकास जो है विकास की मेन धारा निकलती है एजुकेशन से, शिक्षा से निकलती है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाद
आसपास कोई भी दूसरा विश्वविद्यालय न होना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और यही बाराबंकी के आसपास भी है कि इसी तरह स्वास्थ्य के बारे में है कि स्वास्थ्य लखनऊ के अलावा कोई दूसरी सुविधा बीच में किसी को नहीं मिल पाती है। इन सभी सुविधाओं का बीच में डेवलपमेंट होना चाहिए था। फैजाबाद है, गोरखपुर है, बलिया है, बस्ती है। अब वहाँ पे पीजीआई के वो एम्स की स्थापना की जा रही सरकार की तरफ से, लेकिन अब तक तो जो स्थिति नहीं है। अनुज भाई देखिए, एक स्क्रीन पर जो प्रश्न आप लोगों के पास भी मैंने भेजा था, अब हम लोग आएंगे और इस अपना जो प्रश्न है जिस पर हम आज ध्यान केंद्रित करेंगे कि हम इस प्रश्न पर आप चर्चा करें और हम इस चीज को समझें। प्रवीण जी, अभी आपने अपनी बात से कहा कि हम किस पर भरोसा करें, ये सरकार भी इतने लंबे समय हो गई है कर नहीं रही है। लेकिन अभी जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अभी सदन जब चल रहा था तो सदन में मामला भी उठा उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन का। पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक सांसद ने, बसपा के सांसद ने मामला उठाया। उसके बाद आपने भी वो लेख पढ़ा मेरे पास, आपने भी भेजा था, अनुज भाई ने भी, सारे लोगों ने। और वो लेख का मतलब यही था कि जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कर सकते हैं। तो क्या ये जो खबर थी, लेख था, आलेख था, इससे हम आप क्या समझें? क्या वास्तव में ऐसी संभावना है कि राजनीतिक लाभ के लिए निश्चित रूप से राजनीतिक दल काम करेगा, लेकिन क्या ये जो मांग है सारे अंचल से उठ रही है, हुआ दिखने की उम्मीद है, जैसा कि खबरें छपी, जैसा कि चर्चा है? जी विरासत से तय नहीं होंगे बुंदेलखंड के फैसले, ये तो उड़ान बताएगी आसमान किसका है। हमारा लक्ष्य है बुंदेलखंड राज, दिलाएंगे सबका अधिकार। वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं ये ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे देश की बहुत सी उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई है। उन्होंने पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन करके हम सबको एक नई उम्मीद देने का जो काम किया है, और हमको वर्तमान में उम्मीदें उनसे ही अधिक हैं, क्योंकि वो लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं। जैसा कि आपने भी शुरुआत में चर्चा करी कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी की राज्य जी बोलिए प्रवीण जी। जी भाई साहब, जी बीच में आवाज आने लगी थी। तो पूरी तरह से पूरा जनमानस उत्तर प्रदेश का मोदी जी की तरफ जो है उम्मीद के साथ देख रहा है कि उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ जनता का समग्र विकास कैसे हो। आखिर बुंदेलखंड के लोग कब तक रोजी रोटी मजदूरी के लिए दर दर भटकते रहेंगे? विकास के लिए लोग बाहर जाते रहे, लेकिन एक वक्त की रोटी के लिए अगर मजदूरी के लिए गुजरात जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, महाराष्ट्र जाना पड़े, ये बहुत दुखी कर देने वाला है। वर्तमान में कोरोना काल के बाद अभी हम देख रहे हैं लोग प्राइवेट बसों में भर भर के जो है वापस जा रहे हैं। ये बहुत ही दुख का कारण है। तो लोगों को बहुत ही ज्यादा नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद है, क्योंकि इतने बड़े राज्य का विकास एक व्यक्ति द्वारा नहीं हो पा रहा है। और ये उनसे उम्मीद करना भी बहुत गलत है कि एक मुख्यमंत्री जो है कोई आएगा, ऐसी कोई जो है जादू की छड़ी घुमा देगा, विकास हो जाएगा। तो वक्त की मांग है कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटकर उनके हर व्यक्ति तक विकास तभी पहुंचेगा। दीनदयाल जी के जो एकात्म मानववाद था, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की जो बात थी, आज उनकी जयंती भी है। तो उन्हीं के मूलभूत संस्कारों पे आज की केंद्र और प्रदेश की सरकार चल रही है। तो अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है तो राज्य का गठन बहुत ही आवश्यक हो गया है। जी अनुज जी, यही सवाल, यही जिज्ञासा आपसे कि जो स्क्रीन पर है आपके है, इस पर आप अपना जो है मंत्र नजरिए में समझते हैं इस बात को, इस तरह?
जी अनुज जी। जी 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 अनुज जी। अनुज जी आवाज मिल रही है आपको? जी अरविंद जी, जैसे कि आपने भी शुरुआत में चर्चा करी थी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो है छोटे राज्यों के माध्यम से सत्ता और विकास के विकेंद्रीकरण की पक्षधर रही। और जैसे कि अटल जी की सरकार में 3 राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का गठन हुआ। तो जब जी तो मैं इसी संदर्भ जी जी आपकी आवाज मुझको मिल रही है। इसी संदर्भ में मैं जो है भारतीय जनता पार्टी के 2014 के घोषणा पत्र का जिक्र करना चाहूंगा। 2014 का चुनाव जिससे के लिए जो है नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया था। तो 2014 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया कि जहां तक राज्यों के गठन और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संदर्भ है, तो स्पष्ट रूप से उसने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को मुद्दे उठाने की स्वतंत्रता भी और इसको प्रोत्साहित भी किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि जो है वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में विभिन्न क्षेत्रों के बीच में विकास के पैमाने पर भारी असंतुलन देखने को मिलता है, और खास तौर से पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत के बीच में। तो वो इसको दूर करने का प्रयास करेगी, और इसके लिए जहां तक क्षेत्रीय आकांक्षाओं की बात है उनकी मजबूती और उनकी संभावनाओं के लिए कार्य करेगी, और सबका सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी सदैव छोटे राज्यों के केंद्रीकरण की पक्षधर रही। ये भारतीय जनता पार्टी के 2014 के घोषणा पत्र के अंश है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार पहले राज्यों का गठन कर चुकी है, और 2014 के घोषणा पत्र जिसके बाद मोदी जी सत्ता में आए और अभी चल रहा है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस पर रुख स्पष्ट है कि स्पष्ट है तो राज्यों का पुनर्गठन बहुत आवश्यक है। केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं, और बहुत से राज्यों की डिमांड चल रही है, उनका भी पुनर्गठन, उन राज्यों का भी होना चाहिए, नवीन राज्यों का गठन होना चाहिए। तो आखिर कब? तो देखिए, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो जो पार्टी या जो सत्ता केंद्र में है उसकी राजनीतिक जरूरत, मतलब उसका राजनीतिक हित कब सधेगा उस पुनर्गठन से या उस राज्य के गठन से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं का बलवती रूप से, आक्रामक रूप से या बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शन निकल करके राष्ट्र के सामने आना चाहिए, सरकार के सामने आना चाहिए। तो 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण। तो और जब इन दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज है। मेरे ख्याल से वो राज्य गठन के लिए बहुत उचित समय आ जाएगा। अभी हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से आई। 3 वर्ष लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यूपी में बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई उल्लेखनीय सुधार उत्तर प्रदेश की व्यवस्था में, चाहे कानून व्यवस्था का मैटर हो, चाहे विकास का मैटर हो, आप देखने को नहीं पाते। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी है, भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों के गठन की पक्षधर है। उत्तर प्रदेश का चुनाव उसने लड़ा, बिना पुनर्गठन किए लड़ा, भारी बहुमत से जीता। तो एक ऐसी संभावना बन रही है कि अब जब उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी का सत्ता में आना, सत्ता में बने रहना, सत्ता को चलाना और सत्ता में वापसी बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य। तो जब एक टेन्योर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूपी में 5 साल का भारी बहुमत से ले लिया होगा, तो फिर सत्ता में वापसी का क्या उपाय रह जाएगा? तो फिर सत्ता में वापसी के लिए एक मोदी सरकार एक ट्रम्प कार्ड खेल सकती है, वो है उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन। उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल, बुंदेलखंड और जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विभाजित करके उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करना, ये एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा कि हम वास्तव में जो है उत्तर प्रदेश के सुधार के लिए कमिटेड हैं। तो ये एक कार्य उम्मीद है कि 2022 से पहले हो सकता है। लेकिन फिर मैं अपनी बात वही कहूंगा कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रदर्शन, कोई भी राज्यों का गठन एक बहुत बड़ा संवैधानिक फैसला है, बहुत बड़ा संवैधानिक बदलाव है, व्यवस्था का बदलाव है। तो ये बिना क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बाहर आए, राष्ट्र के सामने आए, सरकार के सामने आए, बहुत जल्दी संभव नहीं होता। तो हमको और उत्तर प्रदेश की जनता को ये ध्यान रखना होगा कि लाख चाहते हुए भी सरकारें ऐसे बड़े संवैधानिक स्टेप
क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बाहर आए नहीं कर पाते। जैसे कि आपने मोदी सरकार की स्ट्रेटजी देखी होगी, किसी भी मुद्दे पर वो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पहले उभारने का प्रयास करती है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को रखने का प्रयास करती है, कोर्ट के माध्यम से भी रखने का प्रयास करती है, उसके बाद उस पर एक्शन लेती है। चाहे आप कश्मीर का धारा 370 का मैटर ले लीजिए, चाहे राम मंदिर का मैटर ले लीजिए, या फिर जो है आप 3 तलाक का मैटर ले लीजिए। तो भाजपा की जो नीति पे आधारित मुद्दे रहे हैं, उन पर भी जब भारतीय जनता पार्टी काम करने जाती है तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को बल प्रदान करने का कार्य करती है। तो एक वैसा माहौल उत्तर प्रदेश की जनता को भी बनाना होगा, भले से जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में। तो मैं आह्वान करूंगा उत्तर प्रदेश जनता का कि अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रदर्शन के लिए आगे आए। जी जी जी, चलिए आप बोलिए। आ रही है आवाज? तो मिल रही है? जी मिल रही है, आवाज आ रही है। उधर आवाज मिल रही है। आपके माइक में थोड़ा सा कुछ होगा, दिक्कत होगी, वो होती है नेटवर्क। और प्रवीण जी यही प्रश्न जो है हमारा आपसे है, जो जिस पर अभी पूरा जो है अनुज भाई ने अपनी राय दी। अभी ये जो है, जैसे आपने बताया था पहले कि कैसे विश्वास करें, लेकिन आप भी मानते हैं कि दीनदयाल जी की कल्पना से लेकर के और अभी सरकार ने भी बनाया, तो क्या उम्मीद की जाए कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए ही सही जनता की बात को, जनता की आकांक्षाओं को वर्तमान केंद्र सरकार पूरा कर सकती है? प्रवीण जी। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती हैं, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। उत्तर प्रदेश की जनता सर्वांगीण विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी की तरफ नजरें लगाए बैठी हुई है। उन्होंने लोकसभा में दोनों बार मोदी जी को मजबूत करने का काम किया है, तो उम्मीद बहुत ज्यादा है और भरोसा भी है कि यह काम मोदी जी ही करेंगे। और 2022 से पूर्व या ऐतिहासिक इतिहास लिखा जाएगा, ऐसा हम सबको उम्मीद ही नहीं भरोसा भी है, क्योंकि बिना उसके सर्वांगीण विकास जिसकी कल्पना मोदी जी बार बार कहते हैं कि हर व्यक्ति तक विकास पहुंचे, वो संभव नहीं है। तो उसके लिए अब ये समय जो आने वाला दिख रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि ये ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी जरूर लेंगे। और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां भी बन रही हैं, चारों तरफ ऐसा दिख भी रहा है, वातावरण भी है, और चारों तरफ के लोग जिस प्रकार से मांग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश समग्र विकास के लिए राज्य पुनर्गठन की, यह भी एक ऐतिहासिक काम है। और आपके द्वारा भी इस विषय को सभी लोगों तक जनसंवाद के माध्यम से पहुंचाने का एक ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। ये भी बहुत ही, जितनी सराहना की जाए वो कम है, क्योंकि हर जगह संगठन बने हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, बहुत जमाने से कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचे उसका एक सरल सीधा माध्यम सोशल मीडिया है। और उसके माध्यम से आपके द्वारा जो प्रयास पिछले दिनों से शुरू किया गया है, आप पश्चिम के लोगों को भी जोड़े, अवध के लोगों को भी जोड़े, पूर्वांचल के भी लोगों को जोड़े, बुंदेलखंड के लोगों को भी जोड़े, ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। और इससे और ज्यादा जनमानस में संवाद बढ़ गया है राज्य पुनर्गठन के लिए, और एक जन जागरूकता फैलाने का काम आपके द्वारा किया गया है। तो हम सभी संगठनों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके द्वारा ये जो कड़ी जोड़ने की शुरू की गई है, ये ऐतिहासिक फैसले को लाने का काम करेगी। तो आप जी जी, अच्छा प्रवीण भाई, ये एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से, हमारे जनपद की टीम की तरफ से इसलिए संभव हो पा रहा है विमर्श का, और विमर्श में समग्र विकास, सुनियोजित विकास और तमाम जनता से जुड़ी हुई मामलों का इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि आप लोग धरातल पर काम कर रहे थे। धरातल पर आपकी मांगे जो है लगातार, आप उन मांगों को लेकर के आप लोग आंदोलित थे। आप चूंकि जन संगठन के लोग, सारे लोग आप लोग आंदोलित थे, तो उस आंदोलन को एक हम स्वर देने का काम कर रहे हैं, जो कि हमारा एक
पत्रकारिता का, लेखकीय, सामाजिक या उत्तर प्रदेश के एक सजग नागरिक होने के कारण हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सारे अंचल खुशहाल हो। हमारा वो उस प्रयास में हमने अपने दायित्व के निर्वहन का यह मार्ग चुना और ये बहुत ही हमारे लिए ये एक सरल मार्ग व्यक्तिगत हमारे लिए, चूंकि हम लोग का काम ही यही है और जिसका जो काम हो अगर वही वो समाज के हित के लिए करे तो उसको भी बहुत आराम रहता है और लोगों तक वो अपनी बात पहुंचा ले जाता है। अब आप प्रवीण जी आपने अपनी बात रखी, अनुज जी आपने रखी, इसी मुद्दे पर जो अभी आप लोगों ने बात कही, इसी बात पर कि उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन का निर्णय लेकर के क्या नजर रखती है, इस पर हम विश्लेषण आशुतोष श्रीवास्तव जी, एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव जी से लेने जा रहे हैं। जी आशुतोष जी। मुझे लग रहा है कि आशुतोष जी से वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के कारण असुविधा हो रही है वो जुड़ने में। ठीक है, तब तक हम लोग वो आएंगे तो उनसे हम दूसरा प्रश्न भी ले लेंगे, उनसे बात करेंगे। अभी सीधा जो है ये हम दूसरी टिप्पणी ला रहे हैं और एक उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर जुड़ते हैं और बात हो जाती है तो हम बात कर लेते हैं। ये अच्छा आशुतोष जी आप जुड़ चुके हैं और ये जो सवाल है हमारा उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन है, ये भी आप इसको बाद में बताइएगा। पहला सवाल जिस पर राय आ चुकी है, क्या उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करके भाजपा नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा राजनीतिक दांव खेलेंगे? इस पर हम आपकी एक टिप्पणी चाहते हैं, विश्लेषण चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो है कनेक्टिविटी हो नहीं पा रही। हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं, इसी मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं। जी, ये जो है कि अब एक है इसका सलूशन हमको कि जैसे बात होती है, घोषणाएं हो रही हैं, पैकेज भी आ रहे हैं, तो क्या उन पैकेजों से काम चल रहा है कि आपका बुंदेलखंड को दे दिया जाए कि ये विकास हो जाएगा, अलग राज्य को मांग रहे हैं, पूर्वांचल को हो जाए। लेकिन इसी में एक बात की मैं चर्चा करना चाहता हूं आप दोनों लोगों से। अभी फिल्म सिटी का ऐलान हुआ योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से। नोएडा में ही फिल्म सिटी दोबारा, जैसे पहले सपा सरकार ने कहा था हम फिल्म सिटी बना रहे हैं, वहां टेलीविजन के सब टीवी के सब वो बन गए और तमाम जमीनें कहां चली गई, किस और काम में आ गई। उसी तरह नोएडा में ही हरित प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर में ही फिर एक फिल्म सिटी का ऐलान हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दिया। अब ये इसीलिए सवाल उठता है कि समग्र सुनियोजित विकास की परिकल्पना हम क्यों करते हैं? क्या जब वहां पर दिल्ली एनसीआर घोषित हो चुका है तो वहां तमाम विकास है। बुंदेलखंड पूर्वांचल के लोग दिल्ली और वहां जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि दिल्ली और बंबई में ये लोग नौकरी करने आ रहे हैं। तो ये जो रोजगार के अवसर सृजन की बात थी, ये अवध प्रदेश में, ये बुंदेलखंड के इलाके में, ये पूर्वांचल के इलाकों में आखिर क्यों नहीं नई परियोजनाएं, महत्वाकांक्षी नई परियोजनाएं जिनसे हमारे रंगकर्मी, हमारा जनजीवन जुड़ता, वो क्यों नहीं हमारे राजनेता कर पाते हैं? नोएडा तो दिल्ली एनसीआर का भाग हो गया। जैसे कि आपने कहा अनुज जी, प्रवीण जी आप भी जानते हैं, पुनर्गठन का सवाल चल रहा है। ये भी हो सकता है निकट भविष्य में कि दिल्ली का जो एक बिल्कुल संसद भवन का पास का बाकी का शेष हिस्सा कुछ हरियाणा में मिला दिया जाए और कुछ उत्तर प्रदेश के हरित प्रदेश में मिला दिया जाए। उस स्थिति में जो उत्तर प्रदेश का ये नया फिल्म सिटी है वो तो ना बुंदेलखंड को मिलेगा, ना अवध को मिलेगा, ना पूर्वांचल को मिलेगा। और वहां वैसे ही
रोजगार की तमाम संभावनाएं पहले से ही हैं। तो जो क्षेत्र विकास के दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ गए, वहां पर ये इस तरह की योजना फिल्म सिटी बुंदेलखंड में बन सकती थी, पूर्वांचल में बन सकती थी, लखनऊ अवध के पास बन सकती थी, जगह भी उपलब्ध है। तो केवल दिल्ली एनसीआर में क्यों? क्या इसीलिए आप लोग महसूस करते हैं कि अब राज्यों का पुनर्गठन आवश्यक है? जी प्रवीण भाई साहब, योगी जी पता नहीं क्यों सुपर फास्ट ट्रेन में भाग रहे हैं, क्योंकि फिल्म सिटी नोएडा में सन 1986 में पहली बार बनाई गई थी। उसमें जो है 1000 एकड़ जमीन भी उसके लिए आवंटित की गई थी और बहुत ही सस्ते दाम में उसको आवंटित कर दिया गया था। उसकी पूरी मेरे पास डिटेल भी है कि किसके किसके नाम पे आवंटित हुई थी, और उसकी भी डिटेल है। फिर सस्ते में लेके उन्होंने महंगे में बांट दिया, फिर वो लोग मुंबई लौट गए। तो 1986 के बाद आज 2020 है, ऐसी कौन सी जो है। और इसके बाद मायावती जी और अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी कई बार प्रयास किया नोएडा में फिल्म सिटी के लिए, जो है कई मीटिंगें हुई। तो जब उस समय उसका बंटाधार हो गया 1000 एकड़ जमीन का, तो अभी अचानक ऐसा क्या हुआ? कोरोना काल में इतनी परिस्थिति खराब चल रही कि नोएडा में फिल्म सिटी की घोषणा कर दी, और जब पहले से बनी हुई है तो दोबारा घोषणा करने की क्या जरूरत है, ये भी एक प्रश्न है। और एक बात और मैं बताना चाहूँ, ऐसी कौन सी वहाँ प्राकृतिक नैसर्गिक दृश्य है कि वहाँ पे फिल्म सिटी जो है सफल हो पाएगी? क्योंकि 1986 में जब बनी थी उसका असफलता का मुख्य कारण ही यही था, क्योंकि वहाँ पे ऐसी नैसर्गिक लोकेशन ही नहीं है। प्राकृतिक मैं बुंदेलखंड में बता दूं, बुंदेलखंड में झरने, पहाड़, मंदिर, ऐसी प्राकृतिक संरचनाएं हैं जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इतिहासकारों में वहां पे शोध किया है, और आज भी लोग कोई मोटरसाइकिल से पूरी यात्रा करता बुंदेलखंड भ्रमण करके। इतिहासकार लोग जो है उसको आज भी समझने और लिखने का प्रयास करते रहते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि बुंदेलखंड और क्षेत्रों से इतना अलग कैसे है, नैसर्गिक इतनी संपदाएं हैं, लेकिन ना जाने ऐसा कौन सा जादू है नोएडा में कि नोएडा ही आकर्षित करता मुख्यमंत्रियों। क्योंकि फिल्म सिटी बनाना, हम फिल्म विलेज क्यों नहीं बनाते हैं? पूर्वांचल में फिल्म विलेज बनाए, बुंदेलखंड में फिल्म विलेज बनाए, हम सिटी की ही क्यों बात करें भाई? हमारी जो मूल धरोहर वो तो गांव है, तो हम उस पर क्यों नहीं ध्यान देते? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस समय बहुत ही फास्ट चलने के प्रयास में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है, उसकी जो सपने बहुत उसके लंबे हो जाते हैं, सपने उनके दिल्ली की गद्दी पे हो जाते हैं। तो उस वजह से बहुत तेजी में दौड़ने का प्रयास जो है बाबा जी कर रहे हैं। तो उनको और सारी चीजें, और गांव गरीब किसान दिख ही नहीं रहा है। आखिर ये नोएडा, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, उसमें सबसे ज्यादा बाबा का दौरा जो है गोरखपुर से लेके लखनऊ तक हुआ। इनको 3 साल पूरे होने वाले। हमारे बुंदेलखंड में कितना उनका प्रवास हुआ, यहाँ के गांव में कितना प्रवास हुआ, यहाँ के गांव कितना चिंता की उन्होंने, उसके लिए टाइम ही नहीं उनको। क्योंकि लखनऊ में बैठने के बाद सारी चीजें व्यक्ति जो है राजा सब भूल जाता है कि गरीब जनता, गरीबों तक पहुंचने का प्रयास कैसे किया जाए। तो इसी ऊट पटांग के फैसले लेने का काम सरकारें करती रहती है। और इससे भारी मात्रा में इससे भ्रष्टाचार होता है भाई। सस्ती जमीन दी गई 1986 में, फिर उसको बेच के वो लोग चले गए। इससे फायदा क्या हुआ उत्तर प्रदेश? हम आपको यहीं पर रोकना चाहते हैं। आपकी इस बात से हमको अगले विमर्श के लिए बिंदु मिल गया है। राजनैतिक फैसलों में मनमाना और भ्रष्टाचारी रवैया क्यों? नौकरशाह या राजनेता जिम्मेदार कौन? हम इस पर भी विमर्श करेंगे और चाहेंगे कि आप ही लोग सब लोग रहें। और अनुज जी, यही जो प्रश्न था अभी प्रवीण भाई से जिस पर चर्चा हो रही थी कि छोटे राज्य का आवश्यक क्यों, उसको मैंने कहा कि नोएडा में ही फिल्म सिटी बार बार बनने की बात क्यों? उत्तर प्रदेश के और इलाके समृद्ध हैं। लखनऊ बिल्कुल पर फिल्म सिटी बन सकती थी। यहाँ तमाम जमीनें सरकार के पास है, नई जमीन भी एक्वायर नहीं करनी है। बुंदेलखंड पूरा जो है प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य से
भरा है और स्थानीय बेरोजगारी से जूझ रहा है। और उस फिल्म सिटी से स्थानीय बेरोजगारों को उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की है, वहां पर आप लगा करके रोजगार बढ़ा सकते थे और एक सिटी बढ़ने से तमाम रोजगार बढ़ते। तो ये क्या इसी तरह के फैसलों से लोगों को समझना चाहिए कि अब छोटे छोटे राज्य इसीलिए जरूरी है कि आपके इलाके का भी विकास हो, नहीं तो दिल्ली के पास का ही इलाका, दिल्ली एनसीआर वही विकसित होता रहेगा और वहां पर ये बात होती रहेगी। जब प्रति व्यक्ति आय की बात भविष्य में होगी, जैसे बंबई के लोग कहते हैं कि बंबई पूरे देश को खिलाता है, पंजाब पूरे देश, लेकिन वहां मानव श्रम किसका लगा है इसकी चर्चा नहीं करते हैं। हम भी बहुत देर से जगे उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोग अभी भी सो रहे हैं कि हम अपने नेताओं से सवाल पूछें कि आपने हमारी स्थानीय बेरोजगारी दूर करने के लिए समग्र सुनियोजित विकास क्यों नहीं किया, और नहीं किया तो जनता की आकांक्षा है कि हमको संविधान के दायरे में छोटे छोटे राज्य दे दीजिए, छोटे राज्य दे दीजिए, हम अपना विकास कर लेंगे अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार। क्या यह वजह अनुज भाई नहीं है? क्या इसको जनता को और तीव्र गति से बुंदेलखंड राष्ट्र समिति को, पूर्वांचल राज्य आंदोलन को, हरित प्रदेश समिति को, या जो तराई में काम कर रहे हैं या अवध की जो सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, इनको नहीं समझाना चाहिए कि डेवलपमेंट हमारे जीवन के उत्थान के लिए होना चाहिए। सड़कें बनना, केवल अपने घर तक की सड़क बना लेना, दिल्ली जाने के रास्ते में या कोई वक्तव्य चाहते हैं? जी 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 अनुज भाई। जी अनुज भाई, आवाज मिल रही है आपको? वो मुझे वही इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण प्रवीण भाई अनुज जी से भी बात नहीं हो पा रही। आपने कहा जो भ्रष्टाचार की बात की, योजनाएं बनती हैं लेकिन हो नहीं पाती हैं, ये भी जो है बुंदेलखंड पूर्वांचल का या किसी भी जिले के भी पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। जो योजनाएं बनती हैं, योजनाओं में भ्रष्टाचार, तो लेकिन क्या जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है व्यक्ति, वो इस भ्रष्टाचार पर उसकी सीधी नजर नहीं रहती है। अभी तो योगी आदित्यनाथ जी के समय में तमाम जो है भ्रष्टाचार के आरोप में लोग सस्पेंड हो रहे हैं, निलंबित हो रही, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी सोशल मीडिया टीम में काम कर रहे एक व्यक्ति को भी भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया टीम से। और जो जानकारी मिल रही है कि उनके खिलाफ FIR भी होगा, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता है इतने अति निकट और करीबी कैसे हो जाते हैं। ये कार है जो उनके करीब पहुंच जाते हैं, उनका काम करने लगते हैं, इनको पहुंचाने वाला कौन रहता है प्रवीण भाई, इस पर बताइए। जो प्रशासनिक क्षमता और कार्य करने का मंत्रालयों के माध्यम से जो मंत्री जी बैठे होते हैं, जैसे कोई स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री गाजियाबाद के हैं, कोई योजना शुरू हुई, अब वो केवल गाजियाबाद की चिंता करते हैं क्योंकि उनका क्षेत्र है, बाकी पूरे प्रदेश से में उनका नजर ही नहीं रहता है। वो लखनऊ गए, गाजियाबाद गए, बाकी उस योजना पे क्या काम चल रहा है और जिलों में अधिकारियों द्वारा क्या हो रहा है, कभी इन सभी विषयों में मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा
कि किसी गांव में जाके मंत्री जी द्वारा जो है समीक्षा की गई हो, किसी अधिकारी को ले जाकर वहां पे ग्रामीणों के साथ बैठाला हो कि ये स्वास्थ्य सेवा की जो योजना है उससे आपको कितना लाभ हुआ। अब कृषि मंत्री अगर गोरखपुर के वो बुंदेलखंड आज तक कभी आए नहीं, तो बुंदेलखंड में कृषि की क्या समस्या आ रही है, तो उस पर वो काम कैसे कर पाएंगे। तो बहुत बड़ी समस्या ये भी है, संवादहीनता, समन्वय की कमी, ये बहुत बड़ी समस्या है। जब तक नीचे तक संवाद नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, वहां पर जाकर उन समस्याओं पर काम करने का संकल्पना नहीं होगी, तब तक समग्र विकास की कल्पना केवल कोरा कागज ही रहेगा। क्योंकि एसी में बैठकर बुंदेलखंड की गर्मी का एहसास उनको कैसे हो पाएगा। बिल्कुल। अनुज जी आप जुड़ चुके हैं जी। और हम चाहते हैं कि इस जो समग्र विकास के लिए छोटे राज्यों आवश्यक क्यों, इस पर आप एक अपनी टिप्पणी दीजिए, एक अपना वक्तव्य जी अरविंद जी। आपने जैसे कि फिल्म सिटी की बात से शुरू की थी चर्चा को, तो जहां तक फिल्म सिटी की बात है, तो अभी आपने कहा कि जनता क्यों आवाज नहीं उठा रही कि हमें अपना राज्य दे दो। तो जब फिल्म सिटी की घोषणा योगी जी की सरकार के द्वारा हुई कि हम नोएडा में फिल्म सिटी स्थापित करेंगे, तो आप सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, जगह जगह जो फिल्मों से जुड़े हुए लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी आवाजों को देखा होगा, सब अपने अपने लिए फिल्म सिटी की मांग करने लगे कि नोएडा में क्यों, वाराणसी में क्यों नहीं, नोएडा में क्यों, झांसी में क्यों नहीं। लेकिन मेरी उस पर कोई और टिप्पणी ना होकर के सिर्फ ये टिप्पणी थी कि हमें पूर्वांचल राज्य दे दीजिए, हम अपनी फिल्म सिटी खुद बना लेंगे। तो जहां इतने बड़े प्रदेश की बात है, अगर योगी जी की सरकार बहुत अच्छी है तो गोरखपुर से बाहर क्यों नहीं सोच पाती, अगर अखिलेश जी की सरकार बहुत अच्छी थी तो इटावा से बाहर क्यों नहीं सोच पाती थी, अगर मायावती जी की सरकार बहुत अच्छी थी तो नोएडा से बाहर क्यों नहीं सोच पाती थी। तो ठीक है, सारी सरकारें अच्छी रही होंगी, लेकिन ये उनकी मजबूरी रही कि वो एक क्षेत्र विशेष से बाहर ज्यादा सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है इतने बड़े प्रदेश को संभालना, इतने बड़े प्रदेश का समग्र विकास करना, इतने बड़े प्रदेश का संतुलित विकास। तो जब हम समग्र विकास की बात करते हैं तो किसी क्षेत्र विशेष को छोड़ करके समग्र विकास नहीं हो सकता, किसी समुदाय विशेष को छोड़ करके समग्र विकास नहीं हो सकता, किसी क्षेत्र विशेष मतलब पर्यटन है, कृषि है, उद्योग है, इन सब में से किसी क्षेत्र को छोड़ करके समग्र विकास नहीं हो सकता। तो समग्र विकास तभी हो सकता है जब सभी क्षेत्रों को, विकास के सभी क्षेत्रों को, जनजीवन से जुड़े सभी क्षेत्रों को अंतर्निर्भर रूप से एक संतुलित विकास की तरफ ले जाया जाए। तो वो छोटे राज्यों के माध्यम से संभव, वो संभव ही नहीं है, कदापि संभव नहीं है। आप कितना भी अच्छा मुख्यमंत्री बैठा दीजिए, कितनी भी अच्छी पार्टी को सत्ता सौंप दीजिए, वो संभव ही नहीं है। जो आएगा वो किसी एक क्षेत्र विशेष की बात करेगा, उसी क्षेत्र विशेष के विकास पर फोकस करेगा। और ज्यादातर अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी की सरकारें पश्चिम की सरकार बनकर रह गई। क्यों बनकर के रह गई? क्योंकि पश्चिम तीव्र विकास करने वाला क्षेत्र था, तीव्र विकासशील क्षेत्र था, कुछ उसके विकसित क्षेत्र भी आप कह सकते हैं। तो एक विकसित क्षेत्र में विकास दिखाना बहुत आसान होता है, जो ऑलरेडी जो क्षेत्र विकसित है वहां पर विकास दिखा देना बहुत आसान है। लेकिन जो एक अंडर डेवलप्ड एरिया है या एकदम पिछड़ा क्षेत्र है, अविकसित क्षेत्र है, वहां पर बड़ी बड़ी चुनौतियां होती हैं। वहां विकास दिखाने में बहुत संयम की जरूरत होती है, बहुत विशेषीकृत नीतियों की जरूरत होती है, बहुत ईमानदारी से कार्य करने की जरूरत होती है, और समय लगता है। तो वो तभी संभव हो सकता है जब उस क्षेत्र विशेष की अपनी सरकार हो, अपनी योजनाएं हो, अपनी नीति। ये बिल्कुल सही आपने बात कही। और ये हम लोगों का जो आपसी विचार विमर्श है प्रवीण भाई, ये हम लोग जो जनपक्ष में आपसी विचार विमर्श इन सारे विषयों पर करते हैं, ये हमारे लिए एक अपनी ऊर्जा को मेंटेन रखने और बढ़ाने के लिए काम होता है। तमाम जो उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के, सुनियोजित विकास के, सर्वांगीण विकास के लिए, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए, स्थानीय बेरोजगारी को दूर करने के लिए, अपने कलाकार, रंगकर्मियों और प्रतिभाओं को निखारने के लिए जो चिंतनशील लोग थे, वो एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं। आप एक दूसरे के परिचित हो रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें कुछ हमारी भी भूमिका है, हमने तय की अपनी भूमिका। और ये आवाज, ये जो जनता की आवाज है, जन आंदोलनों की आवाज है, बुंदेलखंड की आवाज है, पूर्वांचल की आवाज है, अवध की आवाज है, ब्रज की आवाज है, तराई की है, मध्य प्रदेश की आवाज है, ये सत्ता के कानों तक पहुंचती है और पहुंच रही है।
इसीलिए ये आप लोगों के जमीन पर किए हुए कार्यों का और प्रचार का एक वजह है कि राजनीतिक दल सत्ता आने के पहले छोटे राज्यों के विकास और पक्षधरता दिखा रहे हैं। तो इस आवाज को बनाए रखिए अनुज भाई, आवाज को बनाए रखिए। लगातार जो है जरूरत है हमको आपको छोटे राज्यों की वकालत करने का। प्रवीण भाई बिल्कुल दमदारी से बुंदेलखंड की गठन की आवाज उठाते रहिए, क्योंकि मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि अगर हरित प्रदेश समृद्ध होगा, ब्रिज समृद्ध होगा, तराई समृद्ध होगा, अवध समृद्ध होगा, पूर्वांचल समृद्ध होगा और बुंदेलखंड समृद्ध होगा, तो हमारा उत्तर प्रदेश अपने आप समृद्ध होगा, देश अपने आप समृद्ध होगा। अगर बुंदेलखंड पिछड़ा रह गया तो देश पिछड़ा रह जाएगा, पूर्वांचल पिछड़ा रह गया तो देश पिछड़ा रह जाएगा। जिम्मेदार लोगों को गैर जिम्मेदाराना हरकत बंद करके उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन पर विचार करके जो लोग सोच रहे हैं कि भाजपा का नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन का निर्णय लेके बड़ा राजनीतिक दांव खेलेंगे, निर्णय खेलेंगे, उस सोच को मूर्त रूप गृह मंत्री अमित शाह को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़े निर्णय लिए हैं। जैसे प्रवीण भाई ने कहा और अनुज भाई ने भी कहा कि हमें फिल्म सिटी नोएडा में उत्तर प्रदेश में बन रही है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नोएडा में है, कोई आपत्ति नहीं है। हमें हमारा पूर्वांचल दे दीजिए, हम फिल्म सिटी बना लेंगे। हमें बुंदेलखंड दे दीजिए, हम बना लेंगे। तो हम इस बात को हम जारी रखते हैं कि समग्र और सुनियोजित विकास के लिए छोटे राज्यों का गठन होना चाहिए और इस लड़ाई को जमीन से लेकर के मीडिया और सोशल मीडिया तक जारी रखते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे जनपक्ष में समग्र विकास पर और छोटे राज्यों के गठन पर चर्चा करने के लिए, साथ ही अन्य विषयों पर भी हम आपकी सहभागिता चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई आपका और बहुत बहुत धन्यवाद